केस स्टडी का सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे तैयार है आपके लिए। तो मैंने आपसे कहा ही था कि जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में मेरे भाइयों हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे और दो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नॉर्मल आएंगे। तो केस स्टडी वाले में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है बेटा, तो ये जितनी भी रामायण है ना, ये सारी रामायण मैंने आपके लिए पहले एक बार लिख दी, क्योंकि केस स्टडी वाले में आपके पास क्या है, डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी आएगी। उसका जो कंक्लूजन है ना, वो तो बहुत कम रहेगा, डिटेल बड़ी लंबी चौड़ी आएगी आपके पास। कहा जा रहा है आपसे, अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर। ठीक है, एक 240 मीटर हाई टावर है बेटा, ये हमने बना दिया। ये एक ए बी एक टावर है बेटा, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 240 मीटर। ये आपको दिखेगा अब। ये ए बी भाइयों मेरे पास एक टावर है, ये यहाँ पे ये मैंने एक टावर बनाया मेरे भाइयों ए बी। ये एक टावर बनाया भाइयों मैंने ए बी, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, जिसकी हाइट मुझे दे रखी है मेरे दोस्तों 240 मीटर। 240 मीटर हाइट का मेरे पास बच्चों यहाँ पे ये एक टावर है, तो मैंने ये एक टावर बना दिया। कहा जा रहा है अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ टावर। ये जो टावर का टॉप है ना बच्चों बी, यहाँ पे गार्ड स्टेशन है, यहाँ पे एक गार्ड स्टेशन है इस जगह टावर के टॉप पे। और उस गार्ड स्टेशन के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है इंक्लाइनोमीटर। एन इंक्लाइनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। तो बेटा ये जो हमारा यहाँ पे टावर का टॉप है, इस टावर के टॉप पे एक गार्ड स्टेशन है। जैसे एफएम स्टेशन नहीं होता जहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे यहाँ पे क्या बेटा, एक गार्ड स्टेशन है। इस गार्ड स्टेशन के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है इंक्लाइनोमीटर। ये आपकी नॉलेज भी डेवलप कर लो आप। उस इंक्लाइनोमीटर का क्या काम है बेटा, वो ये काम करता है कि वो किसी भी एंगल को और स्लोप को मेज़र करने का काम करता है। तो आगे कहा जा रहा है द गार्ड यूज्ड द इंक्लाइनोमीटर टू मेज़र द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस। ये जो यहाँ पे भैया यहाँ से दिया जा रहा है कि ये यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी पिक्चर चल रही है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बोट का, ये जो बोट इधर से इधर की तरफ आ रही है, मैंने बोला सी पॉइंट पे हमारी बोट है, तो भैया ये जो बोट इधर से इधर आ रही है, इस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, वहाँ से ये मेज़र मैं कर रहा हूँ और कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले तो आप जानते हैं मैं बी को सी से मिलाऊँगा। ये मैंने बी को सी से मिलाया, फिर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करूँगा बेटा। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया, फिर ये हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको क्या दिखाऊंगा, 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मुझे ये पिक्चर शो करनी पड़ेगी कि भैया मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं टॉप से देख रहा हूँ। कहानी वही है, हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल सवाल है, बस केस स्टडी में क्या बात लंबी चौड़ी कर देते हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं यहाँ से, कहाँ से, इस लाइट, ये गार्ड स्टेशन जो है यहाँ पे एक इंक्लाइनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इस बोट को देख रहा हूँ, वो बोट जो है वो इधर की तरफ चलती हुई आ रही है। और ऐसी कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने मेज़र किया हुआ है 30 डिग्री। आप जानते हैं अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली कितना आएगा, 30 डिग्री। तो पहले तो बेटा हमसे जो पार्ट 1 जो है उसमें यही पूछा गया है कि मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसके बेस पे आपको एक फ़िगर बनाना है कि भैया कैसा फिगर बनेगा, बना दिया। तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये एक फ़िगर बना दिया। अब मुझसे कहा जा रहा है एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट। ये बोट की डिस्टेंस बतानी कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो भैया ये मेरा ऑब्जर्वेशन टावर था, ये टावर का टॉप था, ये टावर का फुट है। टावर के टॉप से आप देख रहे थे किसको, एक बोट को जो उधर से इधर की तरफ आ रही थी। और ऐसी कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था दोस्तों वो कितना था, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री। तो ये तो हो गई हमारी कहानी क्लियर। अब हमें कहा जा रहा है कि ये डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो हम क्या कहेंगे कि भैया अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो बेटा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि मुझे करना क्या है, मुझे ए सी निकालना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। ये चलेगा ए बी सी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी कितना एंगल दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। हम बोलेंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है ए बी,
और बेस कितना है, बेस है हमारे पास AC, ये लिख दिया हमने। 1030 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। AB की वैल्यू मुझे टावर की हाइट दे रखी है 240, ये लिख दिया मैंने 240 डिवाइडेड बाय AC मुझे फाइंड आउट करना है, ये लिख दिया मैंने AC। कुछ नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तैयार है, ख़त्म। AC को 1 से करेंगे AC, और 240 को √3 से करेंगे तो 240√3, और पीछे क्या लगा देंगे भाइयों, मीटर। ये हमारी डिस्टेंस फाइंड आउट हो चुकी है, किन के बीच की, बोट और इसके फुट के बीच की, जो मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो मेरा जो पार्ट 1 है बच्चों, वो पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पास बेटा ये कहानी क्लियर हो चुकी है कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ये वाली डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो बेटा मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। और वो कितनी आई मेरे दोस्तों, वो आई है मेरे पास 240√3 मीटर। अब बच्चों इसी का जो बी पार्ट है, मैंने आपसे बोला था जो केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन आएगा, उस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का ये पार्ट ए था। अब जो पार्ट बी है ना बेटा, वो पार्ट बी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कहाँ जा रहा है, आफ्टर 10 मिनट, मतलब उसको अपन लैंग्वेज ना लिख के मैं यहाँ पे फिगर में आपको पूरा समझा दूंगा। आफ्टर 10 मिनट थोड़ी बहुत बात ज़रूर लिखूंगा। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कहा जा रहा है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर। 10 मिनट बाद क्या हुआ भाई, आप जानते हैं बेटा, बोट अगर इधर से आ रही है तो कंटिन्यूसली इधर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो पहले शुरुआत में आपने कहानी क्या देखी थी कि यार ये आपका टावर था AB। शुरुआत में हमने देखा था कि यार ये हमारा टावर था AB, और बोट इस C पॉइंट पे थी। C से बोट इधर अब आना स्टार्ट होएगी। तो पहले तो यहाँ से जब ऑब्जर्व किया था स्टार्टिंग में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था बच्चों, 30 डिग्री। ये 30 था, तो आपने बोला था कि ये भी 30 है। अब कहानी क्या हो रही बेटा कि ये जो बोट है ना, ये इधर से इधर की तरफ चल रही है। और 10 मिनट बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद ये बोट यहाँ से यहाँ पहुँच गई आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ, ये जो बोट C पोजीशन पे थी ये D पोजीशन पे चली गई। तो क्वेश्चन है आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व्ड दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय by 240√3-1। इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, कितनी, डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय कितनी डिस्टेंस रिड्यूस हुई मेरे दोस्तों, वो दे रखी है 240, और डब्बे के अंदर √3-1। यूँ कहा जा रहा है कि जब ये बोट इधर से इधर चलना स्टार्ट हुई तो 10 मिनट बाद जो डिस्टेंस है वो इतनी कम हो गई। इसका मतलब हमारी बोट ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है, इतनी डिस्टेंस कम हो गई, वहाँ पहुँचने में अब इतना कम चलना है। तो बच्चे इस वाले डिस्टेंस को लिख लेते हैं, इसको नहीं लिखना। हमसे कहा जा रहा है डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय, इतनी डिस्टेंस कम हो गई है। इसका मतलब हमारी जो बोट है वो C से लेकर D तक, मतलब CD कितना ट्रेवल कर चुकी है, CD ट्रेवल कर चुकी है 240, और डब्बे में √3-1 ये क्वेश्चन में दे रखा है। इतनी डिस्टेंस कम हो गई। ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म, जो भी ये काम ऑब्जर्व कर रहा था उस आदमी ने अलार्म बजाया। वॉट वॉज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। आपसे बोला जा रहा है कि वॉट वॉज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पोजीशन पे नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो भैया पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात चल रही, पहले इसको इससे मिला दो, फिर आप बोलो कि ये बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। भैया मुझे ये एंगल नहीं पता, एंगल को आप एक्स मानो, थीटा मानो, कुछ भी मानो जो आपका दिल करे। मैं जनरली अननोन एंगल को क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो मैंने आपसे क्या बोला कि भैया ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। मुझे थीटा ही फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि भैया ये थीटा कितना होना चाहिए। तो भैया मुझे CD पता है कितना, 240√3-1। और मुझे पहले थोड़ी देर पहले पार्ट ए में मैंने आपके सामने क्या निकाला था, AC निकाला था। तो AC की वैल्यू कितनी आई थी, AC की वैल्यू आई थी मेरे दोस्तों 240√3। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। AC आया था मेरे पास 240√3, AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। और CD मेरे पास कितना आया, 240, डब्बे में √3-1। CD आया मेरे पास 240 और डब्बे में √3-1, ये मुझे दे रखा है। तो भैया मुझे ये AC पता है, मुझे CD पता है, तो क्यों ना मैं AD निकाल लूँ। AD कैसे निकालूंगा बेटा, इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या निकाला बेटा, AD निकाला।
तो AD निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, AC में से माइनस करूँगा किसको, CD को। तो AD निकालने के लिए मैं AC में से माइनस करूँगा। AC कितना है 240√3, माइनस करना है बेटा किसको, CD को। अब देखिए आप जानते हैं CD से ये इस तरह से चल रहा है, तो पहले 240 मल्टीप्लाई होगा √3 से। तो पहले तो हम लिखेंगे 240√3, ये लिखा हमने 240√3। और फिर उसके बाद आप जानते हैं बेटा ये माइनस का 240 आएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 240, ये आ गया मेरे भाइयों 240। तो AD आ गया 240√3 माइनस CD क्या है बेटा, ये तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस कर रहे हैं तो बेटा ये इनकी तो ज़िंदगी हो गई ख़राब। AD की वैल्यू कितनी आ गई, AD की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 240। AD जो है वो मुझे पता लग चुका है कितना आ चुका है 240। अगर AD 240 आ चुका है तो बेटा अब मुझे ये पता लग चुका है इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ABD में, इन ट्राइंगल ABD, बहुत गज़ब का मज़ा आ गया बेटा। मुझे ये पता लग गया है 240, और मुझे पहले से पता था बेटा कि हमारा ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है 240। तो बच्चों मज़ा आ गया, ये भी 240 ये भी 240। तो जो समझदार बच्चे हैं उनके तो भेजे में बात सेट हो गई होगी कि अगर ये और ये बराबर होता है तो इसी कंडीशन में ये एंगल 45 डिग्री होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बराबर आ गया। और जिसे नहीं पता वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ABD आप बोलेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 240 है, बेस भी 240 है, 240 से 240 कट गया 1 बार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो आप जानते हैं 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1 10 में बेटा 1045 की वैल्यू होती है। तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1045। अगर टेन थीटा 1045 के बराबर है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। इसका मतलब मेरे दोस्तों जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो थीटा जो है जो मुझे फाइंड आउट करना था वो आ चुका है 45 डिग्री। आसान था सवाल, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपके दिमाग में ये बात बेटा एकदम क्लियर है ना कि हमें फिगर बनाना आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जान है यार फिगर। अगर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपको फिगर बनाना आ गया तो बेटा फिर तो क्वेश्चन होने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। सिर्फ ये याद रखिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात चल रही तो ऊपर से देख रहे हैं मेरे भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात चल रही तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हुआ बेटा केस स्टडी वाला। अब मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी केस स्टडी वाला है। तो बच्चों जो केस स्टडी का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हमारे यहाँ पे सैम्पल पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन आ चुके हैं। ये केस स्टडी का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो मैंने आपके लिए बेटा पहले ही स्क्रीन पे तैयार कर दिया है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि केस स्टडी वाले हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, उनकी रामायण बेटा बड़ी लंबी चौड़ी है। अब बेटा यहाँ पे रामायण में क्या प्रोग्राम चल रहा है, आपकी बार कहा जा रहा है नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। ठीक है, जो नितेश जो है वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। करंटली वो क्या करता है बेटा, 1 घंटे में 3000 पुशअप लगाता है, लेकिन वो अपना टारगेट बढ़ाना चाहता है। और कितना बढ़ाना चाहता है, 3900। अभी कितना कर रहा है, अभी 3000 पुशअप लगाता है, लेकिन वो अपना टारगेट 3900 करना चाह रहा है 1 आवर में। तो उसके लिए बेटा उसने क्या किया, अभी की कंडीशन ये है और उसका टारगेट ये है। इसके लिए बेटा उसने एफर्ट करना चालू किया। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज़ एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। मतलब अब वो हर दिन क्या कर रहा है बेटा, 5 पुशअप इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब पहले दिन अगर उसने 3000 पुशअप लगाई तो दूसरे दिन वो क्या कर रहा है बेटा, 3005 पुशअप लगा रहा है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से चालू हुई है, नितेश की 3000 से। पहले दिन इतनी पुशअप लगा रहा है, 5 मोर इंक्रीज़ कर रहा है हर दिन। तो अगले दिन 3005 करेगा, उसके अगले दिन कितना करेगा बेटा, 3010 करेगा, 3010, फिर 3015। ऐसे करता 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 नितेश को बेटा अपना टारगेट कंप्लीट करना है, और वो टारगेट कितना है, 3900। तो नितेश की कहानी यहाँ से चालू हुई। और बेटा बहुत ही मेहनती आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है बेचारा, अपनी हेल्थ को लेके और अपने टारगेट को लेके बड़ा कंसर्न है।
बहुत बढ़िया आदमी लगा मुझे। तो पहले दिन 3,000 लगा रहा है बेटा, अगले दिन 5 इंक्रीज़ कर रहा है, उसके अगले दिन और 5 इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है कि यहाँ पे ये एक प्रोग्राम इंक्रीजिंग एपी बनता जा रहा है। इफ़ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3,000 पुशअप्स एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज़ अचीव्ड। उसका टारगेट जहाँ तक ख़त्म नहीं होगा वो प्रैक्टिस करता रहेगा, करता रहे भैया, करता रहे। करवा दी अपन ने उसको पूरी प्रैक्टिस। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ फर्स्ट पार्ट, फॉर्म एन एपी। एपी बना दी भैया, एपी बनाओ नंबर ऑफ पुशअप्स को रिप्रेजेंट करते हुए। हैंस फाइंड द, अब है आगे की चीज़, हैंस फाइंड द नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज़ कम्प्लीटेड। मतलब भैया नितेश ने कहानी यहाँ से चालू करी और नितेश को यहाँ तक जाना है, तो नितेश को यहाँ तक जाने में कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है यार, नंबर ऑफ़ डेज़। अगर हम मानेंगे कि सपोज़ यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो n है, n अगर नंबर ऑफ़ डेज़ है तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। हमें इस AP में नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है। तो भैया मुझे तो ज़िंदगी का मज़ा आ गया, मुझे इस AP की फ़र्स्ट टर्म पता है, मुझे इस AP की लास्ट टर्म भी पता है। तो लास्ट टर्म कितनी बेटा, 3,900, क्योंकि मुझे इसी टारगेट को तो अचीव करना है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के बातें करी जाती है केस स्टडी में, होना जाना कुछ नहीं है। n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, और लास्ट टर्म nth टर्म दे रखी है। तो भैया अगर इस तरह की कहानी मुझे दे रखी है तो पहले तो ये जो पिक्चर थी ना इतनी रामायण, इसकी तो हो गई कहानी ख़त्म। क्यों? क्योंकि मुझे तो बस AP से मतलब होता है। AP मेरी बन चुकी है बच्चों। ठीक है भैया, अगर AP मेरी बन चुकी है तो अब मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी AP की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है बच्चों, देखिएगा आप। मेरी AP की जो शुरुआत हुई है वो है 3,000, 3,005, 3,010 डॉट 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 3,900। इस टारगेट को मुझे अचीव करना है। मैंने बोला ये मेरी फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू 3,000। कॉमन डिफरेंस आप बच्चे समझ ही गए होंगे, इनके बीच का गैप वो कितना है बच्चों, 5 है। और लास्ट वाली टर्म nth टर्म मुझे पता लग गई है 3,900। अब मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा कि AP में अगर मुझे nth टर्म निकालनी होती है तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म मुझे दे रखी है 3,900 इक्वल टू A मुझे दे रखा है बच्चों 3,000 प्लस n-1 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 है। बेटा ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3,900 में से 3,000 जाएगा, 900 बचेगा डेफिनेटली। और इधर आ गया बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय n-1, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 900 को मैं डिवाइड कर दूंगा बच्चों किससे, 5 से, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n-1। 5 से डिवाइड करूँगा बेटा आ जाएगा 180। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों मेरे पास, n-1 आ गया मेरे पास 180। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 181। तो बेटा मुझे पता लग गया कि जो n की वैल्यू आई ना 181 आई मेरे पास। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है, आंसर हमारा यही आएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा n-1 इक्वल टू 180। उसको 180 दिन लगेंगे अपना टारगेट पूरा करने में, क्योंकि पहले दिन तो काम कर ही रहा है ना। पहले दिन तो वो 3,000 पुशअप लगाता ही था ना, पहले दिन तो वो 3,000 पुशअप लगाता ही था। उसको क्या करना है, उसको तो इस टारगेट पे पहुंचना था 3,900। तो ये पहले दिन की जो पिक्चर है ना बेटा, इसको हटा देंगे बस कि भैया ये काम तो वो करता ही था। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा n-1। n की वैल्यू तो डेफिनेटली 181 आएगी इसमें, लेकिन हमें बताना है कि उसको मिनिमम कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज़। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ का मतलब हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा n-1, मतलब 180 डेज़ में वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक जो उसका प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है 181 डेज़ का, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो 3,000 पुशअप लगाता ही था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बेटा n-1, मतलब 180 डेज़। इसके बाद इसी में कहा जा रहा है आगे कहानी में बेटा, बहुत प्यारा ट्विस्ट दे रखा है आपको, जो बी पार्ट है। इसी का जो बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट में देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स। जो बी पार्ट है उसमें कहा जा रहा है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मैंने बोला ना 2 पार्ट आएंगे, फाइंड द, टोटल आ गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होने वाला है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, टोटल कितनी उसने पुशअप्स लगाई। पहले दिन कितनी लगाई बेटा, 3,000,
आप जान ही रहे। सेकंड डे 3005, उसके बाद 3010। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालना मतलब इस सबको क्या करना है, प्लस करना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एसएन निकालना है, इस एपी की एन टर्म्स का सम निकालना है, एसएन निकालना है मेरे दोस्तों। तो मैं जानता हूँ अगर मुझे यहाँ पे एसएन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालनी है, तो एसएन निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बेटा मुझे फर्स्ट टर्म पता है और मुझे लास्ट टर्म पता है। जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है तो बच्चों मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता होती तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला मैं कब लगाता हूँ, जब मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। ये फॉर्मूला मैं कब लगाता हूँ, जब मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो। तो Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो Sn = n/2। अब बेटा अभी हमने रिसेंटली देखा n की वैल्यू कितनी आई थी, 181। अभी आपके सामने फाइंड आउट किया था मैंने कि हमारे पास n की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 181। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो है 181, 181/2 ये लिख दिया। A + L फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3000, और लास्ट टर्म यहाँ पे है मेरे भाइयों कितनी, 3900। 3000 + 3900, तो Sn का आंसर आ गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 181/2 इंटू 6900, 6900। अब बेटा ये आ गया Sn का आंसर 181/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं Sn = 181/2 मल्टीप्लाई बाय 6900। 2 से इसको कट कर देते हैं बेटा, 2 से कितनी बार कट हो जाएगा, ये 3 बार कट होगा, ये 45 बार कट होगा, और पीछे एक जीरो लगानी पड़ेगी, 3450। तो Sn का आंसर क्या आ जाएगा, 3450 मल्टीप्लाई बाय 181। 181 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 624450। ये मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल रखा भाइयों आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही। तो जब आप Sn के बारे में बात करेंगे, Sn का मतलब कि कितनी टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स लगाई इस भाई ने। पहले दिन 3000, दूसरे दिन 3005, फिर 3010, 3015, तो कंटिन्यूसली 5-5 करके बढ़ाता जा रहा है, और उसका टारगेट था 3900 का। यहाँ पे उसको पहुँचना था एक दिन के अंदर। तो भैया इस तरीके से उसने ये प्रोग्राम करना स्टार्ट किया था। तो ये एक AP हमारे पास बच्चों बनती चली गई थी। इस AP की फर्स्ट टर्म थी, लास्ट टर्म थी, फॉर्मूला ये आपके पास था बेटा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया बेटा, फाइनल मेरा आंसर आया कितना, 6,24,450। इतनी पुशअप्स उसने टोटल लगाई, कब से, शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इस AP के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने फाइंड आउट करी थी वो कितनी थी बेटा, 181। तो बेटा ये हमारे सैम्पल पेपर की कहानी ख़त्म हुई। तो भाइयों आपकी डिमांड पे मैंने ये सैम्पल पेपर लेके आया था। आपने कहा था कि सर आप सैम्पल पेपर जो है वो लेके आ जाइए और हमें सैम्पल पेपर से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो भैया सैम्पल पेपर की कहानी भी मैंने ख़त्म कर दी है। अब आपके लिए नया सैम्पल पेपर मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। पहले ये सैम्पल पेपर आप अच्छे से देख लेना बच्चों, क्योंकि ये सैम्पल पेपर भी अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, और इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट मैं जो सैम्पल पेपर लेके आऊँगा उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में।